आज हम आप लोगों को अंश चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को तैयार करना है। पहला प्रश्न है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है। किसी भी कंपनी का पंजीकरण आवश्यक है कि अनिवार्य है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी कंपनी का पंजीकरण जो होता है वो अनिवार्य होता है, आवश्यक नहीं होता है, अनिवार्य होता है। एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। अंशधारी का मतलब जो कंपनी का अंश खरीदता है उसको हम अंशधारी कहते हैं। अब ये कंपनी के अंशधारी होते हैं, क्या होते हैं? वो कंपनी के स्वामी होते हैं। वो जितना शेयर कंपनी में खरीदते हैं उतने शेयर के वो मालिक हो जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। जैसे कोई निजी कंपनी है तो उसमें कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? तो उसमें 200 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, 200 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। अगर उस सार्वजनिक कंपनी है तो उस कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम सदस्यों को कोई प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य हों और अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यह भी जानना जरूरी है। अंश आवेदन खाता किस प्रकार का खाता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अंश आवेदन खाता जो होता है व्यक्तिगत खाता होता है। अब व्यक्तिगत खाता हम जानते ही हैं कि व्यक्तिगत खाता क्या है। वह खाता जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था से संबंधित होता है, ऐसे खाते को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। अंश आवंटन खाता है। अंश आवंटन खाता भी व्यक्तिगत खाता ही है। व्यक्तिगत खाते के बारे में हमने बताया, जो खाते किसी व्यक्ति अथवा संस्था से संबंधित होते हैं उन्हें व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं लाभांश। जब कंपनियां वर्ष के मध्य में लाभांश की घोषणा करती है तो उसे हम अंतरिम लाभांश कहते हैं। अंशों पर न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त हो जानी चाहिए। न्यूनतम अभिदान का मतलब जैसे कोई भी अंश कंपनी बेच रही है तो उसका एक निश्चित भाग कम से कम कितने दिन में प्राप्त हो जाना चाहिए? 120 दिनों में। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन होता है। अधिमूल्य मीन्स प्रीमियम। अंशों को जब हम अधिमूल्य पर प्रीमियम पर निर्गमित करते हैं तो ये क्या होता है? वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। जैसा कि हमको मालूम है कि अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है, सममूल्य, कटौती और प्रीमियम। सममूल्य का मतलब हमने बताया था न्यूमेरिकल पढ़ाते समय, जैसे एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है तो उसको 10 में बेचा जाए तो इसको हम सममूल्य पर निर्गमन कहेंगे। एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है, कंपनी इसको कम पर बेचे तो हम कटौती कहेंगे। एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है, कंपनी इससे अधिक पर बेचे तो इसको हम प्रीमियम कहते हैं, अधिमूल्य कहते हैं। अपहरित अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। अपहरित अंश, जैसा कि हमने अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पढ़ाया है कि अंशों का हरण किया जाता है और हरण करने के बाद फिर अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा जाता है। तो हरण करने को तो कहते हैं अंशों का हरण, और हरण करने के बाद अंशों को फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कंपनी बेचती है तो इसको अंशों का पुनर्निर्गमन कहते हैं। हरण और पुनर्निर्गमन के बाद जो हरण खाते का शेष कुछ बच जाता है उसको हम पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जाता है? अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है। अभी हमने बताया 3 प्रकार, कौन कौन प्रकार होता है? सममूल्य पर अंशों का निर्गमन, कटौती पर अंशों का निर्गमन और
प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। अगला क्वेश्चन, अंश आवेदन पर देय राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए। माने कोई भी कंपनी है जब अंशों को वो निर्गमित कर रही है तो आवेदन पर कम से कम कितनी राशि उसको मांगना चाहिए। अंशों के अंकित मूल्य का 5%, जितने का अंश बेच रही है उसका 5%। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम खाता कहाँ दिखाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, हम अंश बेच रहे हैं और प्रीमियम पर बेच रहे हैं, तो जो प्रीमियम प्राप्त होता है उसे हमें कहाँ दिखाना चाहिए। अंशों को अगर हम प्रीमियम पर बेच रहे हैं तो प्रीमियम कंपनी के लिए एक प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, और इसे हमें चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। अंशों पर न मांगी गई रकम जिसे केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है संचित पूंजी। अंशों पर न मांगी गई रकम, जैसे एक अंश की कीमत 10 रुपया है और कंपनी पूरे वर्ष के दौरान केवल 8 रुपये कॉल ही करती है, 8 रुपये ही कॉल करती है। 2 रुपये जो बैलेंस बचा, जो कॉल नहीं कर रही है, उसी को हम संचित पूंजी कहते हैं। जो बचा हुआ रहता है उसी को संचित पूंजी कहा जाता है। तो न मांगी गई रकम जिसे हम केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, मान 2 रुपये कंपनी के समापन पर ही मांगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, संचित पूंजी। अंशों का हरण करने से पूर्व अंशधारी को नोटिस देना अनिवार्य है। किसी भी अंशधारी का अंश हरण कंपनी अगर करती है तो उसको पहले नोटिस देना पड़ता है। हमने बताया है कितने दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन। 14 दिन का उसको नोटिस देना पड़ता है, माने 14 दिन का उसको समय दिया जाता है कि आप समय से अंशों का भुगतान कर दीजिए, अन्यथा आपके अंशों को हरण कर लिया जाएगा। 14 दिन का नोटिस दिए बिना अंशों का हरण कोई कंपनी नहीं कर सकती है। तो ये 15 क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया। अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अति लघुत्तरी प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, लघुत्तरी भी पूछा जाता है। तो इसी तरह से हम आपको धीरे धीरे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी सब कराते जाएंगे। अति लघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अंशों के हरण एवं समर्पण का आशय स्पष्ट कीजिए। अंशों के हरण फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एवं समर्पण का आशय मीनिंग ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर। अंशों का हरण, अंशों के हरण के बारे में हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि अंशों का हरण क्या है। जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं का समय पर पूर्ण भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी ऐसे अंशधारियों को जो समय समय पर अंशधारी द्वारा मांगी गई याचनाओं का भुगतान नहीं कर रहे हैं, कंपनी उनको एक नोटिस जारी करती है और जारी करने के बाद उनके अंशों को वापस ले लेती है, जिसे हम कहते हैं अंशों का हरण। साधारण तौर पर कह सकते हैं हम कि किसी भी अंशधारी से उसके अंशों को वापस ले लेना ही अंशों का हरण कहा जाता है। एवं समर्पण का आशय, सरेंडर ऑफ शेयर, अंशों का समर्पण क्या है। समर्पण का मतलब ये होता है जब कोई भी अंशधारी जब यह समझ जाता है कि वह कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं का भुगतान समय पर नहीं कर पाएगा, उसके लिए समस्याएं हैं, भुगतान नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है कि कंपनी अंशों का हरण नहीं करती बल्कि वे स्वेच्छा से खुद ही जा कर के अपने अंशों को कंपनी को वापस कर देता है, जिसे हम अंशों का समर्पण कहते हैं। माने कंपनी अंशों को लेने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाती है, बल्कि अंशधारी ही अपने अंशों को स्वेच्छा से ले जा कर के वापस कर देता है, जिसे हम अंशों का समर्पण कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है,
अंशों के हरण और समर्पण का आशय स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंशों पर बकाया रकम और अंशों पर अग्रिम याचना का आशय स्पष्ट कीजिए। अंशों पर बकाया रकम कॉल्स इन एरियर्स ऑन शेयर एंड कॉल्स इन एडवांस ऑन शेयर। अंशों पर बकाया रकम, ये तो हम क्रियात्मक प्रश्न हल करते समय ही पढ़ाए हैं। अंशों पर बकाया रकम का मतलब जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं का भुगतान नहीं करते हैं तो इसको हम कहते हैं अंशों पर बकाया रकम। क्या कहते हैं? जब कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं का भुगतान अंशधारी नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं अंशों पर बकाया रकम। और अंशों पर अग्रिम याचना का मतलब ये होता है जब अंशधारी कंपनी से याचनाओं की मांग नहीं करती है और अंशधारी बिना मांगी गई याचनाओं का समय से पूर्व अग्रिम के रूप में भुगतान कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं अंशों पर अग्रिम याचना। अग्रिम याचना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, अंशों पर जो बकाया रकम होती है उस पर कंपनी 5% की दर से ब्याज चार्ज करती है, लेकिन अंशों पर अग्रिम याचना जो है कंपनी इस पे 6% की दर से अंशधारियों को ब्याज का भुगतान करती है। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न में इस प्रकार से कई प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जैसे इसमें प्रश्न बन सकते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अंशों के हरण के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से लेखे किए जाते हैं? पूर्वाधिकार अंश क्या है? पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं? समतांश, पूर्वाधिकार अंश में अंतर और अंशों के हरण और समर्पण में इसको पढ़ाए ही हैं। इसी प्रकार से हम कई प्रश्न बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन प्रमुख प्रश्न थे इसलिए हम इसको हल करा दिए। इसको आप नोट्स बनाते जाइए।